से लिए हैं, कुछ पैसे फिगर भी बोलता था। जिस तरह उसकी आदत है झूठ बोलने की, बड़े जोर से झूठ बोलता था और इतने जोर से बोलता था कि हमें बदनाम करने के लिए उसने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं अपने दोस्तों के साथ कि आज साबित हो गया कि हम हक पे थे, हम सच पे थे और वो एक झूठा, फ्रॉडिया और बेईमान आदमी था। और हमारे खिलाफ जो भी उसने कहा, उसने हमें बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में सियासत में जो वो कर सकता था उसने किया। लेकिन आज अल्लाह के फजल से हम इस असेंबली के फ्लोर पे खड़े बात भी कर रहे हैं और हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। और आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि उसने एक ऐसा जुर्म किया है जो आज तक इंडिया भी नहीं कर सका। उसने ऐसा जुर्म किया है जो पाकिस्तान के दुश्मन सोचते तो जरूर थे, लेकिन उनको अमली जामा जो है वो इमरान खान ने, इस शैतान ने, आप मुझे मना करते हैं कि शैतान ना कहो, अब तो आप भी मान जाएंगे कि वाकई ये शैतान है। नहीं, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, लफ्जों का चुनाव ठीक रखें। लफ्ज शैतान में एक्सपंज करता हूं। सर, पीरजादा साहब कह रहे हैं कुरान में नाम है। मौलाना साहब ने कहा कि लफ्ज बेईमान भी गैर पार्लिमानी है, मैं उसको भी एक्सपंज ठीक है सर, मैं जिस तरह आप हुक्म करें जनाब। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हमारे शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा गया, उन्हें जूते मारे गए, चले किसी जगह आग लगाई, वो तो काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन जो हमारे शहीद हैं, जो हमारी वजह से शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में सुख की सांस ले रहे हैं, उनके जो मुजस्समे जलाए गए, हमारे जहाज़ों को जलाया गया, जो हमारे फ़ख्र के निशान थे, वो सिर्फ जहाज़ नहीं थे, वो हमारे फ़ख्र के निशान थे, लेकिन उनको भी जलाया गया। या मैं ये एक बात जनाब स्पीकर ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो कुछ जितना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, जितनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, अभी तक 1 महीना हो गया है, उस मुकाबले में उन्हें वो सज़ा नहीं मिली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हुकूमत से कोई ये डायरेक्शन दें कि ये इस हाउस में बताएं कि इन्होंने 1 महीने में क्या इक़दाम किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इनका हिसाब ना किया मुल्क दुश्मनों का, और अगर हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई नरमी अख्तियार की, किसी किस्म की कोई राय दी, तो वो मैं समझता हूं उन्हीं की तरह इस मुल्क के साथ दुश्मनी होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हुकूमत को ये डायरेक्शन दें कि वो इस हाउस को बताएं, आपके इल्म में लाएं कि क्या इक़दाम किए और आइंदा क्या इक़दाम किए जाने हैं। इस बारे में ज़रा आप रूलिंग दे दें। डिफेंस मिनिस्टर साहब हाउस में मौजूद हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो नुक्ता उठाया है, मैं चाहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब तैयार होकर आएँ और कल हाउस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पॉइंट उठाया उस पर वजाहती बयान दें। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब स्पीकर, अब बजट पे बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले बजट की कामयाबी का दारोमदार है सियासी इस्तेकाम पे। इस फितने ने जो मुल्क में जब से ये हुकूमत बनी, इसने एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया। पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको हर वक्त इसने तकब्बर, गुरूर और हर वक्त पाकिस्तान को इसने कोशिश की कि ये किसी तरह स्टेबल ना हो। जब तक मैं वज़ीर आज़म ना बनूँ ये स्टेबल ना हो। आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज पाकिस्तान सियासी तौर पे इस सियासी इस्तेकाम आ चुका है और अब हुकूमत को डिलीवर करने का वक़्त आ गया है। अब कोई बहाना बाकी नहीं रह गया हुकूमत के पास, और हम उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत डिलीवर करेगी पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, जो हमारी तरफ हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, जो आज बड़ी मुश्किल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
अब हमारे हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं रह गया और जितना बाकी टाइम है इसमें ये सियासी काम जो है इससे फ़ायदा उठाएं और गरीब लोगों के लिए डिलीवर करें। जनाब स्पीकर, इसके बाद ज़राई सेक्टर में मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। सिर्फ एक ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या यूब रिसर्च है जहाँ पे रिसर्च होती है, थोड़ी बहुत, वो भी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ काम हो रहा है। बाकी किसी सेक्टर ज़राई हवाले से ना हम वो बीज बना रहे हैं जो इंडिया बना रहा है, ना हम खादें आला किस्म की बनाने पा रहे हैं, ना हम बाकी किसान को मराद उस तरह दे जा रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिए। क्योंकि स्पीकर अपना फिनांस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी के लिए जनाब स्पीकर वो इक़दामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमें हर सूरत रिसर्च सेंटरों पे काम करना चाहिए। हमारे जो साइंसदान हैं वो उस पैमाने पे मेहनत नहीं कर रहे, कोई उन पे तवज्जो नहीं दे रहा और उसका नतीजा ये है कि इंडिया ज़राअत में पर एकड़ हर फसल में हमसे बहुत आगे है और हम उन्हीं के साथ एक जैसी ज़मीन है, एक जैसा पानी है, एक जैसा मौसम है, लेकिन वो तकरीबन हमारे से दुगनी पैदावार पर एकड़ ले रहे हैं जो कि हम नहीं ले पा रहे। उस पर हुकूमत को काम भी करना चाहिए। बजट में तो इतना नहीं सोचा, लेकिन अब हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए फंड्स भी रखने चाहिए और कम अज़ कम ये मेयार मुकर्रर करना चाहिए कि ज़राअत में हम अगर इंडिया से आगे नहीं जा सकते तो उससे पीछे ना रहें और ऐसी मराद किसानों को दी जाएं ताकि हम ज़राअत में जो कि रीढ़ की हड्डी है उसमें एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकें और एक ऐसी पोजीशन आए कि पाकिस्तान खाने पीने की चीज़ों के हवाले से खुद कफील हो। पाकिस्तान में कम अज़ कम कोई भी खाने पीने की चीज़ हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। एक तो उससे हमारे डॉलर बचेंगे और एक हमारी खुद मुख्तारी का एक निशान बनेगा कि ये पाकिस्तान वो मुल्क रहा है जिसने बाहर से कभी खाने पीने की चीज़ें नहीं मंगवाई थी। बदकिस्मती से पिछले दौर में ऐसे इक़दामात हुए कि हमें खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। अगर हुकूमत इस सेक्टर पे तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ इसमें हम खुद कफील भी होंगे और मुल्क के लिए बेहतर भी होगा। दूसरा जनाब स्पीकर, जो सबसे अहम सेक्टर है और उस सेक्टर सनती सेक्टर का तल्लक भी मेरे शहर फैसलाबाद से है। आप जानते हैं कि वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बिजली और गैस की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है कि हमारे शहर में वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा बैठी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं ये पाकिस्तान की भी रीढ़ की हड्डी है और ये सेक्टर जो है ये अगर डॉलर लाने हैं मुल्क में तो ये सेक्टर सबसे नुमाया किरदार अदा कर सकता है। मेरे शहर में इस वक्त आधी से ज़्यादा लूमें बंद हैं, साइजिंग बंद हैं, प्रिंटिंग के जो मिलें हैं बंद हैं, स्पिनिंग मिलें बंद हैं और उसकी वजह बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है और उस वजह से हमारा संतकार, हमारा मजदूर बहुत परेशान है। अगर हम इस सेक्टर को तवज्जो दे के दोबारा इनको चला दें, ये पहिया घुमा दें, तो मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान को जो डॉलरों का मसला है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं, हम खुद कफील हो सकते हैं। अगर हम अपनी बरामदात को मुनासिब, जो कि बहुत कम रह गई हैं, अगर इनको बढ़ा दें
तो ये सेक्टर, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में ये सेक्टर एक नुमायां रोल अदा कर सकता है और उससे बेहतरी आ सकती है। जनाब स्पीकर, महंगाई के हवाले से आपको याद होगा कि मजिस्ट्रेट होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। आज अगर एक चीज मंडी में 100 रुपए की है तो दुकान पे वही चीज 300 रुपए की बिक रही है। और हमारी हुकूमत, चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, आप इस्लामाबाद को उठा के देख लें कि कोई चेक नहीं है किसी जगह। जो मिडल मैन जो क्रीम उतार रहा है, जो लूट रहा है, चाहे सूबे हों या वफाक हो, उसका किसी किस्म का जनाब स्पीकर कोई चेक नहीं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। दुकानों पे लिस्टें वेज़ा होती थी प्राइस की, आज पाकिस्तान में किसी जगह प्राइस की कोई लिस्ट वेज़ा नहीं। तो उस पर एक हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कोई 25 से 30% आम आदमी के लिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि दुनिया में महंगाई हो रही है, ये एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मिडल मैन जनाब स्पीकर लूट रहा है, उसको किसी किस्म का उसका कोई चेक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इक़दामात के साथ साथ ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो निज़ाम बहाल किया जाए और इस निज़ाम के ज़रिए लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया की जाएं ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को कम अज़ कम रोटी तो दे सके, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। अब जनाब स्पीकर, तलीम में जनाब स्पीकर पाकिस्तान का जो हाल है, मैं समझता हूँ ना मुझे हाउस को बताने की ज़रूरत है ना आपको। जो हमारी तलीम जो सरकारी स्कूलों में है उसका भी हाल हम में से किसी से ढका नहीं है। और तलीम के लिए इन्होंने 70 अरब रखे हैं और 65 अरब रुपए चले जाने इनके अखराजात पे, और जनाब स्पीकर सिर्फ 5 अरब रुपया इन्होंने रखा। 5 अरब से क्या डेवलपमेंट? पहले ही हमारे मुल्क में बुरा हाल, और इस पर मुझे जो देनी चाहिए थी उस पर हमने जरा भी तो, और हमने जो मुल्क की तरक्की की चाबी है उस चाबी को गुम करने की कोशिश की है। मेरी ये गुजारिश है कि इसको रिव्यू किया जाए और इसमें फंड्स भी मजीद रखे जाएं। इसके लिए मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स करके आम आदमी के बच्चे को जो सरकारी स्कूल में तलीम का स्टैंडर्ड है, अगर ये हुकूमत उसमें बेहतरी नहीं ला सकती, अगर उसको अच्छी किताबें, अच्छी यूनिफॉर्म और अच्छा माहौल नहीं दे सकती, ऐसे भी स्कूल है जनाब स्पीकर जो दरख्त के नीचे लगते हैं। पंखा तो दूर की बात, छत तो दूर की बात, चित्राली साहब कह रहे ये करके तलीम के हम कम से कम सरकारी स्कूलों में की टेबल्स और वॉशरूम, ऐसे बहुत से स्कूल हैं बच्चियों के जहां पे वॉशरूम नहीं है। ये बुनियादी ज़रूरतें हर स्कूल में जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में है, हुकूमत को चाहिए कि वो ही स्टैंडर्ड
ज़्यादा मैं डिमांड नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों में स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड जो है वो सरकारी स्कूलों में किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस बात पे वज़ीर ख़जाना साहिबा यहाँ बैठी हैं, इस बात पे ज़रूर तवज्जो देंगी, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सेक्टर है। उसके बाद जनाब स्पीकर, सेहत मेरी तो वैसे अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जनाब जो हमारे अस्पतालों में हाल है, अगर कभी मेरे दोस्त जो गए हैं, अल्लाह ना लेके जाए, लेकिन मरीजों को पूछने या खुद कभी, हमारे फैसलाबाद में सबसे बड़ा हॉस्पिटल अलाइड हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जनाब स्पीकर आप सुन के हैरान होंगे कि बेड, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट, और बाकी पेशेंट जो राहदारियां हैं उनमें नीचे जमीन पे, और उधर उनको ड्रिप लगी हुई है। दवाई मुफ्त, वो सारी बार के जनरल स्टोर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम फाजिल मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि अपनी सीट पे तशरीफ रखें और ऊंची आवाज से गुफ्तगू से इज्तनाब फरमाएं। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जनाब। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को इंश्योर किया था कि हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई हर मरीज को मिलेगी। जब जिसके पीछे हम लगे थे, हम तो अपनी गलती का तराफ भी करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं कि हमसे ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई गलती हुई थी तो वो ये थी कि हम भी गुमराह हो गए थे, इमरान खान के पीछे गए थे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब स्पीकर, उस दौर में सेहत के महकमे को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, इस तरह किसी और महकमे को बर्बाद नहीं किया गया। बहुत से महकमे बर्बाद हुए हैं। अब ये पोजीशन है जनाब स्पीकर के कोई फंड्स 4 साल में हॉस्पिटल्स को नहीं दिए गए, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे दिए गए हैं, दवाइयाँ बंद हो गई हैं। वहाँ पे जो एक्सरे मशीनें हैं या दूसरी जो मशीनें हैं, एंजियोग्राफी करने वाली मशीन फैसलाबाद में ख़राब पड़ी है। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ इन्होंने बेड देने हैं, बिल्डिंग्स देनी है, तमाम जो मशीनें ख़राब हैं हॉस्पिटल्स में वो ठीक करानी है, उनको चालू कराना है, और उसके बाद मुफ्त दवाई जो मियाँ शहबाज शरीफ ने वादा किया था, वो वादा उन्होंने पंजाब में पूरा किया। अब वो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान में उन्हें ये वादा पूरा करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करना है तो पाकिस्तान के अस्पतालों में मुफ्त दवाई जो है, जो मियाँ शहबाज शरीफ का नारा है, उस पर अमल करके दिखाएं, तो फिर हम इस चीज़ को मानेंगे कि उन्होंने एक बेहतर इक़दाम किया है। जनाब स्पीकर, बिजली आप जानते हैं कि हर आदमी की ज़रूरत है। उसके लिए अब इतनी टाइम थोड़ा है कि डैम तो नहीं बनाए जा सकते। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी डैम बनाने के फंड इकट्ठे करते रहे हैं लेकिन अब हमारे पास डैम शुरू करने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इस पर ज़रूर तवज्जो देगी। शुरू तो करे, अल्लाह मदद करेगा, मुकम्मल होगा। लेकिन जो शुरू नहीं हो पा रहे, और एक जो शुरू है उस पर भी इस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है कि जो एक डैम शुरू है उसको तेज़ी के साथ उस पर काम होना चाहिए और उसे मुकम्मल करने की तरफ जाना चाहिए। सोलर के लिए हुकूमत ने जनाब स्पीकर ये किया है बजट में कि सोलर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी कम की है या ख़त्म की है। असल जो सोलर है उसको हाथ ही नहीं लगाया जनाब, ये हमारे साथ हाथ ही कर गए हैं।
जनाब स्पीकर, वो अगर ये कहते कि सोलर पावर से मंगवाएं, हम ड्यूटी नहीं लेंगे, तो उससे मुल्क में जो एनर्जी का क्राइसिस है वो बहुत कम हो जाता। लेकिन इन्होंने सोलर जो तैयार है, अगर कल आए तो परसों 2 दिन में वो लग सकता है, उस पर कोई राहत नहीं दी। इन्होंने कहा ये सोलर बनाने वाली फैक्ट्रियां खाम मटेरियल मंगवाएंगी, उस पर राहत दे रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि सोलर जो है, जो फौरी तौर पे रिलीफ दे सकता है, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तान में धूप भी बड़ी है, सूरज भी खूब चमकता है, तो अगर सोलर पे हुकूमत रिलीफ दे तो मैं समझता हूं इससे ये हमारा एनर्जी का बुरान जो है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। और सस्ती बिजली भी हर आदमी जिसके पास वसाइल हैं, इन्होंने उसके लिए पैसे भी रखे हैं लोन देने के लिए। वो लोन ख़ास तौर पे जो ट्यूबवेलों के लिए रखा गया है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए ताकि हर जिम्मेदार जो है कम से कम अपने ट्यूबवेल पे सोलर इंस्टॉल करा सके, तो उससे हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करेगा, बिजली की बचत भी होगी और ज़िम्मेदार का पानी का मसला भी हल होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके सोलर पे जो मराहत हैं उनमें इजाफा किया जाए और सोलर को बाहर से मंगवाने पे भी ड्यूटी में कमी की जाए ताकि सोलर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद जनाब विंड पे कोई जिक्र ही नहीं किया गया, हालांकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम विंड से बिजली बना सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का उसका जिक्र नहीं हुआ। खुदा के लिए उस पर काम करें, वो भी एक सस्ती बिजली का एक बेहतरीन ज़रिया है और उससे फ़ायदा उठा के हम इस पाकिस्तान को, जो इस वक्त हमें बिजली का सबसे बड़ा मसला है, हमारे कारखाने नहीं चल रहे, हमारी मिलें नहीं चल रही, हमारे ट्यूबवेल नहीं चल रहे, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, 4-4 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो इसमें अगर सोलर और विंड का फ़ायदा उठाया जाए तो हम लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं, सस्ती बिजली भी बना सकते हैं और अपनी सनत भी चला सकते हैं, अपने ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस सेक्टर को खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसके लिए फंड्स भी रखे जाएं और इस सेक्टर को अगर हम बेहतर कर लें और इस सेक्टर में अगर हम मज़ीद फंड्स रख लें तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारे जो मदनी वसाइल हैं, बदकिस्मती से हम उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जितने हमारे पास हैं वो उनका अगर शुमार लगाएं तो दुनिया में कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास इतने मदनी वसाइल हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हुकूमत को चाहिए कि अपने मदनी वसाइल पर भरपूर तवज्जो दें और उन हमारे जो दरिया, समुद्रों के अंदर और पहाड़ों के अंदर अरबों डॉलर के, वैसे हम IMF के पास जा रहे हैं 2 अरब डॉलर के लिए और अपने अरबों डॉलर हमारे पहाड़ों के नीचे पड़े हैं, उनके लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही, ना पिछली हुकूमतों ने किया है। उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अपने मदनी वसाइल को अपने इस्तेमाल में ले आएँ तो ना हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है, और जो हमारी गुर्बत है, जो हमारे पे कर्ज हैं, हम उस दोनों को एड्रेस करके बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे, इसके लिए फंड्स रखे और इनको बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। उम्मीद है कि ये इस मसले को सीरियस लेंगे और इस पर इक़दामात करेंगे। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि 30 से 35% तनख्वाह बढ़ाई है और सरकारी मुलाजमीन को बड़ा अच्छा पैकेज दिया है। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंशन वाले हैं, जिनका और कोई इस ज़िंदगी के उस उम्र में कोई ज़रिया माश नहीं है, उनकी पेंशन जो है वो 17
0.5 बढ़ाई गई है। मैं ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको भी 30% पर ले जाएं, ताकि पेंशन देने वाले लोगों को एक माकूल महंगाई में इजाफा हो सके और वो उसका फ़ायदा उठा सके। आईटी सेक्टर को किया गया एड्रेस, अच्छी बात है, लेकिन अगर आईटी सेक्टर को मज़ीद एड्रेस किया जाए, मज़ीद इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे नौजवानों का फ्यूचर है। और इस सेक्टर में अगर मज़ीद मरात और पैकेज और नौजवानों को इसका मौका दिया जाए, जो कि बजट में मुझे बहुत कम नज़र आया है, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो हमारे फ्यूचर भी है, हमारे नौजवानों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया भी है, और इसमें महंगाई और बेरोज़गारी पे खुसूसी तौर पे इस पे काम हो सकता है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और हम सब मिलके पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।